हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे लालू यादव एंड फॉर्डर स्कैम का सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसी चैनल में होगा, वो भी देख लेना और आपको पता चलेगा एक नोबडी से ये लालू यादव कैसे इतना बड़ा पॉलिटिशियन बना और भी पूरी करप्शन से भरा हुआ, ऊपर से नीचे तक हर स्टेप में गलत काम में इसका हाथ था ही और था। कैसे लालू ने आईएएस लोगों को ट्रीट किया है वो भी सुनना। बाय गॉड, वो भी हो तो उसको तो सुन के गुस्सा आता है कि भैया एक जो अनपढ़ गवार कुछ भी नहीं और वो इतने पढ़े लिखे ऑफिसर को कैसे करेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। Lalu Prasad Yadav secures a resounding victory in the state elections, cementing his position as chief minister and reshaping the political landscape of the region with his सीएम बन गया। leadership in a field of और सीएम बनने के बाद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था बिहार का, लालू ये भी अपने अंडर में रखते हैं। और इस सिनेरियो से एसबी सिन्हा और आर के राणा जो थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब देखिए ये जो घपला चल रहा था ये तो पैरेलल में चल ही रहा था, लेकिन इसी टाइम पे लालू यादव जब सीएम बने थे तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिसकी वजह से पूरे बिहार के लोगों का सपोर्ट लालू को मिल गया था। क्या किया था और भाई? लालू बहुत पावरफुल हो गए थे और जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से पैसा निकालने वाला जो मुद्दा था वो बहुत ही छोटा पड़ गया था। एक्चुअली ईयर 1931 के सेंसस के डेटा के हिसाब से बिहार के अंदर 13 to 14% अपर कास्ट थी, 64% ओबीसी, एससी और एसटी एंड 14% मुस्लिम्स थे। तो लालू यादव जब सीएम बने तो उसके बाद उन्होंने ये चीज फिगर आउट कर ली थी कि जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम्स वोट हैं अगर उनको अपनी तरफ कर लिया जाए तो 78% वोट्स हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने सारे काम ऐसे किए जिससे 78% वोट जो है वो इंटैक्ट रहे और इनको पावर से कोई निकाल ना सके। सीएम बनने के बाद लालू यादव ने इस चीज को पूरे बिहार में एस्टेब्लिश कर दी कि अब से अपर कास्ट का बोलबाला खत्म होने जा रहा है और जब तक लालू यादव सीएम रहेंगे सिर्फ बैकवर्ड क्लास की चलेगी, वही रूल करेंगे। लालू ने ये चीज बहुत अच्छे से फील करा दी थी। बैकवर्ड क्लास को बदनाम कर दिया अपने कुकर्मों से। उन्हीं में से एक है और उन्होंने खुद भी अपर कास्ट के अत्याचार को सहा है। इसके लिए लालू काफी टाइम तक सीएम हाउस में शिफ्ट ही नहीं हुए। अपने भाई जो कि पियोन थे उनके साथ वेटरिनरी कॉलेज में एक कमरे में रह रहे थे और वहीं से सरकार चला रहे थे। सीएम हाउस को गौशाला बना दिया था। कैटल घुमाने वाले बच्चों के लिए 150 से ज्यादा चरवाहा स्कूल खोल दिए थे। सेंटर की जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो भी बिहार में अप्लाई करके 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड कम्युनिटी को मिल गया था। राम मंदिर वाला भी उस टाइम पे मुद्दा जो चल रहा था जिसको लेके एलके अडवाणी की रथ यात्रा जो थी वो लालू यादव ने रुकवा दी थी और जेल में डलवा दिया था। तो इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी जो थी उनका भी सपोर्ट आ गया था और लालू यादव ने अपने कैबिनेट में भी मुस्लिम और पिछड़ी जाति से ही मिनिस्टर बनाए थे। ऑफिशियल मीटिंग की जगह इन्होंने चौपाल लगवाई, ढोल बजाने से लेके बिहार लौंडा डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करवाए। जिस तरह का दिमाग है और पढ़ाई है वही करेगा ना। उन्होंने कहा था ये सब अमीरों के खेल है, ये सब बंद होगा। गरीब पिछड़ी जातियों के जो बच्चे होते थे उनको हेलीकॉप्टर में घुमाया। जिन वैकेंसीज पे पिछड़ी जाति के क्वालिफाइड कैंडिडेट कम होते थे उन वैकेंसीज को ही होल्ड करा दिया था काफी दिनों तक। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें अपर कास्ट ज्यादा थे और आईएएस पीसीएस की हायरिंग में लालू ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां भी उन्होंने डोमिनेंस दिखाई। लालू यादव का स्लोगन था हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। आईएएस ऑफिसर जो थे उनको ऐसा दिखाया गया कि अब बस नाम के पावरफुल हैं, जब तक बिहार में लालू का राज रहेगा पिछड़ी जातियों का ही राज रहेगा। न्यूज़पेपर में फोटो पब्लिश हुई जिसमें लालू यादव एक टेबल पे पैर रख के बैठे हैं आराम से और पैरों के सामने आईएएस पीसीएस खड़े हैं। आईएएस ऑफिसर से खैनी बनवाने से लेके पान की पीक के लिए पानदान तक उठवाए गए। और हाल ये हो गया था कि जब कैबिनेट मीटिंग होती थी तो कई सारे आईएएस ऑफिसर जो थे वो लालू के बगल में ही बैठना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक साल के अंदर 384 आईएएस में से 144 ने सेंटर में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी। और ये पहली बार था जब पिछड़ी जाति खुल के अपर कास्ट के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठा रही थी। और इस चीज के लिए लालू को वो भगवान की तरह कंपेयर करती थी। लालू को कृष्ण भगवान से कंपेयर करने लगी थी। न्यूज़पेपर में भी जो फोटो आती थी लालू यादव की काऊ के साथ फोटो आती थी। और इसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ था कि 1991 में लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 54 सीट्स में से 32 सीट्स पे जीत मिली थी। बिहार के अंदर किडनैपिंग इकोनॉमी जो थी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से टोटल 24,338 केसेस हुए थे। एवरेज 6 किडनैपिंग पर डे होती थी और इस पूरी किडनैपिंग बिजनेस का 24 करोड़ का टर्नओवर था जिसमें बिहार के पॉलिटिशियंस की भी बैकिंग थी और
काफी कट नेताओं को भी जाता था। कोई पुलिस वाला इस पे रोकता और पकड़ता नहीं था। केसेस सामने आने के बाद भी पुलिस नहीं पकड़ती थी। लालू यादव को एक बार सिंगापुर जाना पड़ गया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने कह दिया था कि आप कह रहे हो कि मैं तो गरीब हूँ, पिछड़ी जाति से हूँ, आप में से ही एक हूँ, आप तो सिंगापुर घूम रहे हो। तो लालू ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने लुंगी उठा के अपना स्ट्रिप वाला अंडरवेयर दिखा दिया और उसके बाद बोला कि लालू आज भी देसी है। अब इस टाइम पे लालू जो थे वो बिहार के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन सेम टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से इलीगल कैश निकालने का जो सिलसिला था वो बहुत तेज हो गया था। और इसके बाद जब ईयर 1992 शुरू होता है तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का घोटाला था इसके बारे में फिर से बिहार में बातें शुरू हो जाती हैं। होता क्या है कि रांची का जो एयरपोर्ट है वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई सारे ऑफिसर्स रेड मार रहे थे, ऐसी रैंडम रेड मार रहे थे। अब इस रेड के अंदर एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट का एक आदमी पकड़ा जाता है 1 करोड़ रुपए के कैश के साथ। और जब इसको पकड़ के प्रेशर बनाया जाता है और इससे पूछा जाता है तो ये कहता है कि मैं तो बस डिलीवरी करने जा रहा हूँ इन पैसों की, ये पैसा तो जो गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटी है उनका है, उनको आपस में बांटना था, आप जाके उनसे बात करो। और ये चीज सुनने के बाद बात फिर से वहीं पे दब जाती है। लेकिन एक वीक बाद फिर से रांची के विजिलेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर विधु भूषण द्विवेदी रैंडम इंक्वायरी कर रहे थे, तो उनको भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से ये जो इलीगल तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे इसके बारे में पता चल जाता है। और ये इस चीज को इग्नोर नहीं करते हैं, बल्कि 24 मई 1992 को आईजी विजिलेंस जी नारायण को एक लेटर लिखते हैं। और लेटर तो इससे पहले भी लिखे गए थे, लेकिन इस लेटर के अंदर एक चीज ऐसी होती है जिससे पहले नहीं हुई थी। इस लेटर के अंदर कांग्रेस के एक्स सीएम भगवंत झा आजाद और सीएम लालू प्रसाद यादव इनका ऑफिशियली नाम मेंशन करके इस लेटर को आगे भेजते हैं। अब जैसे ये लेटर आईजी विजिलेंस जी नारायण को मिलता है उनके माथे पे पसीना आ जाता है। वो कहते हैं कि क्या चीज कर दी है, ऊपर से लेके नीचे तक सबको दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो ये क्या करते हैं, ये दोबारा से लेटर उसको लिखवाते हैं और अपने पास मंगवाते हैं जिसमें सीएम का जो नाम था वो हटवा देते हैं। और इसके बाद इस मामले को फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी नारायण ने जो किया था, इस रिस्पॉन्स से ऑफिसर विधु भूषण द्विवेदी जो थे वो बहुत नाराज हो गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन कुछ ही टाइम बाद एक और चीज होती है, आईजी विजिलेंस जी नारायण जो थे वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह आईजी डीपी ओझा ये आते हैं। कोई तो सच्चा है। विधु भूषण जो थे वो खुश हो जाते हैं कि चलो पहले लेटर मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ सीएम के साथ, अब मैं इनको दोबारा से लेटर भेजता हूँ। तो वो दोबारा से सारे नाम मेंशन करके दोबारा से लेटर, ये जो नए आईजी अच्छा है यार, तो जैसे ये सबके नाम मेंशन करके लेटर आईजी विजिलेंस को भेजते हैं, ये इनकी जिंदगी का बहुत ही गलत डिसीजन साबित होता है। क्योंकि सबसे पहले तो इनको धमकियां आनी चालू हो जाती हैं और इसके कुछ ही दिन बाद इनको विजिलेंस यूनिट से ट्रांसफर करके भगा दिया जाता है और फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का घोटाला था, ये दोबारा से दब जाता है। अब जैसे तैसे ऑफिसर विधु भूषण से पीछा छूटा तो दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है। सेम टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी नॉर्मल इंक्वायरी कर रही थी, तो उसमें इनकी नजर एनिमल हस्बेंड्री के लोगों की एक्टिविटी पे जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 80 एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो की ऑफिसर थे उनको 25 करोड़ रुपए के साथ पकड़ लेती है। अब ये पहली बार ऑफिशियल एक्शन हुआ था, सबको लग रहा था कि इस पे कोई एक्शन होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में एक अलग ही चीज होने लगी। जितने इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिन्होंने रेड मारी थी इन 80 एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के ऊपर, इन सबका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन पैसे इस तरीके से बिहार के स्टेट फंड से निकाले जा रहे थे कि एक मैटर शांत होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा शांत होता था तीसरा आ जाता था। लेकिन अब इसके बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से ये जो घपला हो रहा था वो लोगों के सामने आ जाता है और उसको रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इस टाइम पे बिहार गवर्नमेंट के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनसे एक्सेस पैसा निकाला जा रहा था, तो इसके चलते सारे डिपार्टमेंट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। और इस टाइम पे बिहार के जो भी जर्नलिस्ट थे, ऑफिसर्स थे, यहाँ तक कि आम जनता एनिमल हस्बेंड्री में हो रहे घपले के बारे में खुलेआम डिस्कस कर रही थी। तो बिहार गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो गवर्नमेंट बिहार के सभी डिपार्टमेंट पे कैश में पैसा निकालने पे रोक लगा देती है। अब रोक तो लगा देती है, लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, ये लोग दिमाग लगाते हैं और सिर्फ ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट था इसमें कहते हैं कि इस पे रोक नहीं लगेगी, बाकी जितने डिपार्टमेंट है सिर्फ उस पे रोक लगेगी। मतलब कि ये जो रूल है ये सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट पे इम्प्लीमेंट होगा, एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअल में घोटाला चल रहा था इस पे नहीं लागू होगा। और यहाँ से लोगों का जो शक था वो यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ तो इस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा चल रहा है जिसके चलते बिहार के नेता, चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे रूलिंग पार्टी के हो, वो इसको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन 16 नवंबर 1993 को सीएजी क्या करती है, एनिमल हस्बेंड्री के निकाले गए पूरे पैसे की एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के लालू यादव को सबमिट करती है। अभी इससे पहले रैंडम बातें चल रही थी कि घपला हो रहा है, पैसे निकाले जा रहे होंगे, लेकिन इस
इस रिपोर्ट की खास बात ये थी कि इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स मेंशन थी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में से कितना एक्सेस पैसा निकाला गया और इलीगल तरीकों से रूल जो है वो फॉलो नहीं किए गए। ये जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं ये चोर को ही मिल रहा है वो माल। इसकी कॉपी सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट चोर ने क्या किया ये था कि ईयर 1988 से 89 और ईयर 1994 से 95 में इसी को तो कलयुग कहते हैं, डिपार्टमेंट से घोर कलयुग तरीके से पैसे निकाले जा रहे थे, जिसमें ईयर 1988 से 89 के बीच में 70% से ज्यादा यानी कि 6.13 करोड़ रुपए निकाले गए और ईयर 1993 से 94 के बीच में 169% से ज्यादा यानी कि 125.03 करोड़ रुपए निकाले गए। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और एट द सेम टाइम ईयर 1995 में बिहार में फिर से इलेक्शन होते हैं और 324 में से 167 सीट जीत के लालू फिर से पावर में आ जाते हैं और लालू यादव भोले बिहार में बहुत ही पावरफुल आदमी बन चुके थे, बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे इनसे। लेकिन इलेक्शन जीतने के अगले ही साल ईयर 1996 में जनवरी मंथ में बिहार में एक ऐसी दिक्कत स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ये एनिमल हस्बेंड्री का जो पूरा घोटाला था ये पब्लिक के सामने आना अब तय हो गया था। एक्चुअली होता क्या है कि बिहार के जितने भी डिपार्टमेंट थे उसमें बहुत ज्यादा पैसे निकाले जा रहे थे। पैसे इस हद तक निकाल लिए गए थे कि बिहार के जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी, इनकी सैलरी देने के लिए और खर्चा करने के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचे थे और बिहार गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे उनके कुछ याद आ रहा है जब हो रहा था मुझे याद आ रहा है क्योंकि स्टेट फंड से जो पैसा निकाला जा रहा था एक तरफ ये बात चल रही कि जरूरत से ज्यादा एक चोर ने पूरे देश को अपने पूरे स्टेट को तबाह कर दिया। बाद भी बिहार के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी सैलरी क्यों रुक रही है, सारे काम पेंडिंग क्यों पड़े हैं और गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय थे वो पटना हाई कोर्ट में जाके PIL डालना शुरू कर देते हैं कि हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है, हम लोग काम कैसे करें, घर कैसे चलाएं। अब यहां से 22 जनवरी 1996 को अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, ये ऑफिस जो होता है ये स्टेट के साथ मिलकर काम करता है लेकिन इसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होती है। तो ये AG ऑफिस जो था वो बिहार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को लेटर लिखता है कि इतना सारा पैसा बिहार स्टेट को दिया जा रहा है, ये सारा पैसा जा कहां रहा है इसकी डिटेल बना के आप सबमिट करें AG ऑफिस में। अब थोड़े दिन बाद ये जितना भी डेटा है वो पहुंचता है AG ऑफिस में और जैसे इस डेटा को रिव्यू किया जाता है तो फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे जो थे वो इस पूरे डेटा को रिव्यू कर रहे थे। तो रिव्यू करते टाइम वो नोटिस करते हैं कि सब प्रॉब्लम की असली जड़ ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। फाइनेंशियल ईयर 1995 से 96 में टोटल अलॉटेड बजट के अगेंस्ट में 116 करोड़ रुपए और अक्टूबर मंथ में 55 करोड़ रुपीस ऐसे निकाले थे इन लोगों ने। लेकिन ऑफिसर को बिल्कुल नहीं पता था कि जो नंबर है ये तो बहुत ही छोटा है, एक्चुअल में तो घोटाला कई 100 करोड़ का चल रहा था अंदर अंदर। तो जैसे ये डिटेल्स 22 जनवरी को फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे के सामने आती है वो बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर थे उनको इस पूरे घपले की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दे देते हैं कि पता करो कि इसके पीछे एक्चुअल में है कौन। अब सेम टाइम पे लालू यादव के लिए एक और दिक्कत हो जाती है। लालू यादव की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें से कई सारे नेता निकल के अपनी अलग पार्टी निकाल लेते हैं। ऐसे ही एक अलग पार्टी बना के शिवानंद तिवारी ने बना ली थी और ये लालू यादव के अगेंस्ट हो गए थे उस टाइम पे। इन्होंने इस पार्टी से अलग होने के बाद ऑडिटर जनरल के ऑफिस से एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का सारा डेटा निकलवा लिया और ये जो सारा इलीगल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड था इन्होंने अपने साथ कुछ और लीडर जोड़े जैसे सरजू राय, इनको अपने साथ जोड़ के पटना हाई कोर्ट में PL डाल दी और कहा कि इस पूरे घोटाले में बिहार गवर्नमेंट और लालू यादव मिले हुए हैं, इसलिए जो इंक्वायरी है ये CBI को दे देनी चाहिए। घोटाला कभी पकड़ में नहीं आएगा, ऊपर से लेके नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं। तो ऐसे करके पटना हाई कोर्ट में इस घोटाले से रिलेटेड टोटल 9 PIL डाल दी गई थी और इसका नाम पड़ा था चारा घोटाला। बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अब इसके 4-5 दिन बाद ही 27 जनवरी 1996 को डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे जो थे वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस पे रेड मारना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये बैक टू बैक रेड मारना स्टार्ट करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के एम्प्लॉय जितने भी थे वो फाइल्स को जलाना और फाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफी सारी फाइल जो है वो पकड़ी जाती हैं, वो लोग जब्त कर लेते हैं। और जब इस एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की फाइल्स देखी गई तो हर कोई हैरान हो जाता है कि कितना बड़ा गेम अंदर अंदर चल रहा था। यहाँ पे फेक बिल्स बने हुए थे, फेक बैंक ड्राफ्ट थे, कैश और वेंडर कंपनी के फेक सील थे, पैड थे वो भी फेक बने हुए थे। और इस छापे में इन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जितने भी ये फेक बिल बना रहे थे सारे के सारे 10 लाख से कम रुपए के बना रहे थे। 9,90,000, 9,80,000, 10 लाख से ज्यादा के फेक बिल नहीं बना रहे थे, उससे कम के ही रख रहे थे। और ऐसा क्यों कर रहे थे अभी आगे आएगा ये सारी चीज़। तो इसके बाद ये जो टीम थी ये सारी चीजें जब्त करती है, इसकी वीडियोग्राफी बनाती है और IPC के इतने सेक्शंस में ऑफिशियल FIR लॉन्च हो जाती है। और ये पहली बार था जब ऑफिशियल FIR लॉन्च की गई। इतने सालों बाद चारा घोटाला नाम से ये चीज फेमस हो जाती है।
लेकिन लोगों का जो सपोर्ट था वो अभी भी लालू यादव के साथ था, क्योंकि इसमें भी ये कहा जा रहा था कि लालू यादव की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ऑपोजिशन के पास कोई भी तोड़ नहीं था। अभी भी बहुत भोले होंगे, अभी भी बिहार भरा पड़ा के लीडर्स मिलके बड़े भोले उसके साथ होंगे, पॉलिटिक्स खत्म करने आए। तो इस वजह से लालू यादव के जो सपोर्टर्स थे वो पूरी तरीके से लालू यादव के साथ खड़े थे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है, डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे, जितने ये एनिमल हस्बेंड्री में काम करने वाले एम्प्लॉय थे, इनको बुलवाते हैं, इनसे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि नॉर्मल पूछताछ के नाम से भी सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे वो भाग जा रहे थे। और इसके तुरंत बाद जो इनकी पूरी टीम जो थी वो सिंहबाद पहुंच के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स के घर पहुंचती है, वहां पे रेड मारना स्टार्ट करती है। तो ये 20-30 हजार रुपए की जॉब करने वाले इनके घरों से कैश मिलना स्टार्ट होता है। गौरी शंकर प्रसाद एनिमल हस्बेंड्री के लो ग्रेड ऑफिसर थे, इनके घर से 25 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। बाकी एम्प्लॉइज के घर की तलाशी ली गई तो उनके घरों से ज्वेलरी पकड़ी गई। और अब यहाँ से एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो बिना लीव लिए एब्सकॉन्ड होने लग जाते हैं और कहाँ गए किसी को नहीं पता चलता। ऑपोजिशन लीडर से लेके मीडिया, सोशल एक्टिविस्ट सब सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे। और इससे बचने के लिए लालू यादव खुद से एक कमेटी बना देते हैं और इस घोटाले की इंक्वायरी स्टार्ट करा देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जो इंक्वायरी बनाई थी, इस कमेटी के अंदर जो मेंबर थे उन्हीं का नाम इस चारा घोटाला में आ जाता है। और पता चलता है कि कमेटी के जितने भी ये मेंबर थे ये खुद ही इन्वॉल्व थे इस चारा घोटाला में। और अब यहाँ से हाई कोर्ट जो था वो इस केस को स्टेट पुलिस से हटा के सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है। लालू यादव सीबीआई टीम को जो हेड कर रहे थे यूएन बिस्वाल, इनसे मिलते भी हैं, उनसे बात करके ये चीज कहते हैं कि आप बंगाल के बैकवर्ड क्लास से हो, मैं भी बैकवर्ड क्लास से हूं, पैसे देने क्या होगा, गलती करते आए हैं, हम दोनों को मिलके इनको सबक सिखाना चाहिए, उल्टा इनको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन यूएन विस्वाल जो है वो ये चीज मानते नहीं है। तो लालू यादव इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं कि स्टेट पुलिस ही इंक्वायरी करेगी, सीबीआई की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इससे कुछ होता नहीं है। लालू यादव अब यहाँ से कितना चालू आदमी है। 19 मार्च 1996 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीबीआई को ही जाएगा। केस की जो मॉनिटरिंग होगी इसका जिम्मा जो था वो हाई कोर्ट को दे दिया। अब ये करने से हुआ ये कि बिहार गवर्नमेंट का इस इंक्वायरी के अंदर पूरी तरीके से रोल खत्म हो गया था और अब हाई कोर्ट खुद इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा था। तो यहाँ से लालू यादव या कोई और भी नेता हो या बिहार गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल हो इस पूरी इंक्वायरी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाता। और फिर इसके बाद 27 मार्च 1996 को सीबीआई क्या करती है, बिहार का जो चाईबासा वाला जो एनिमल हस्बेंड्री का ऑफिस था और लालू यादव के अगेंस्ट में इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है और इतने सारे सेक्शंस अलग से सीबीआई भी लगाती है। अब जैसे ही सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था, एबी सेल्स नाम की एक कंपनी का ओनर था, इसका नाम था हरीश खंडेलवाल। ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का एक सप्लायर था। इसका नाम जो था वो न्यूज़पेपर में भी हर दिन उछल रहा था क्योंकि सीबीआई इसको बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ अप्रूवर बनाने वाली थी। इसको बहुत सारी चीजें पता थी इस पूरे घोटाले के बारे में, लेकिन अचानक से इसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पे मिलती है। अब ये तो नहीं पता चलता किसने इसकी जान ली, लेकिन इसके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सीबीआई इसके ऊपर अप्रूवर बनाने का प्रेशर डाल रही है और इस वजह से लालू के लोगों ने मारा और क्या। तो लालू यादव के अगेंस्ट में जो ऑपोजिशन में जो लीडर थे वो कहते हैं कि जो लेटर है ये फेक है और ये जानबूझ के इसको मरवा के ये लेटर रख दिया गया। और इधर से लालू यादव कहते हैं कि इसको जबरदस्ती अप्रूवर बनाया जाता है इसलिए उसने अपनी जान ली। अब इसके बाद 23 जून 1997 को क्या होता है कि चाईबासा ट्रेजरी केस नंबर RC 20A96 के अगेंस्ट सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक फाइल की कॉपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप एक एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं। तो टोटल 60 केस में सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है और 6 चारा घोटाला के जो केस थे उसमें सीबीआई बिहार के सीएम लालू यादव को एक्यूज बना देती है कि लालू यादव ही जिम्मेदार हैं इस चारा घोटाला के लिए। ये वो 6 केसेस थे और इसके साथ साथ बिहार के एक्स सीएम SB सिन्हा, RK राणा, ऐसे करके टोटल 500 लोगों के नाम इसमें आते हैं। कई इसमें कांग्रेस और बीजेपी के भी लीडर थे जिनके नाम आए थे इसमें। ये चीज जैसे ही होती है इस चीज को लेके लालू यादव की जो पार्टी थी इसमें ही हल्ला होने लगता है। जैसे रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब लालू से रेजिग्नेशन मांगने लगते हैं। लेकिन लालू यादव एक ही बात कहते हैं कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे, बिल्कुल साफ मना कहते हैं कि सारे ऑपोजिशन मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और 5 जुलाई 1997 को लालू यादव जब उनसे चीजें नहीं समझती तो जनता पार्टी से अलग एक राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं, RJD पार्टी बनाते हैं, खुद इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। सारे जो MLAs थे लालू यादव को उनका सपोर्ट था ही था, तो इस चीज का भी सोल्यूशन लालू यादव निकाल लेते हैं। अब इसके बाद एक चीज और हो रही थी कि जितने भी सीबीआई ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे थे इनको भी जान से मारने के थ्रेट मिलते थे। हाल ये हो चुका था कि सीबीआई ऑफिसर्स को
बिहार के अंदर बुलेट प्रूफ कार में ट्रेवल करना पड़ता था। लेकिन सीबीआई टीम के जो हेड थे यूएन बिस्वास, वो रुकते नहीं है, वो सीबीआई स्पेशल कोर्ट से लालू के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू करवा लेते हैं। लालू यादव साफ मना कर देते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। लेकिन गवर्नर AR किडवाई जो थे वो लालू को फोन करके समझाते हैं कि आप रेजिग्नेशन मार दो, क्योंकि अगर आप रेजिग्नेशन नहीं मारोगे तो आपका डिसमिसल कर दिया जाएगा। और फिर ये बात लालू यादव को समझ में आ जाती है और फिर 25 जुलाई 1997 को लालू यादव सीएम पोस्ट से रिजाइन मार देते हैं। और लालू यादव के रिजाइन बीवी को नहीं बना देता ये। बीजेपी हेडक्वार्टर में लड्डू बटना स्टार्ट हो जाते हैं। बीजेपी के लीडर सुशील मोदी अपने पार्टी वर्कर से कहते हैं कि इलेक्शन की तैयारी करो। इनको लग रहा था कि अब सरकार गिर जाएगी, लेकिन 28 जुलाई 1997 को लालू यादव फिर से एक उल्टा दांव खेल देते हैं। वो अपनी वाइफ राबड़ी देवी, जो कि वो सुन के मैं इतनी हैरान हुई, मुझे खुद ही याद है ये, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से सीएम बना देते हैं। बीजेपी के सपोर्ट को पानी फेर देते हैं। इसको लेके बहुत दिनों तक हल्ला होता है कि राबड़ी देवी जो है उनको साइन तक करना नहीं आता है, उसके बाद भी उनको सीएम बना दिया गया है। लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राबड़ी देवी सीएम बन जाती है बिहार की। और फिर इसके बाद 30 जुलाई 1997 को लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में अरेस्ट करना था। लेकिन अरेस्ट करने के लिए भी सीबीआई के जो ऑफिसर्स थे वो डरे हुए थे, क्योंकि लालू को बहुत भारी सपोर्ट था। इन सारे लोगों ने लालू के सीएम हाउस को, यानी कि 29 जुलाई को आर्मी लेके चले जाओ, लालू का जो सीएम हाउस था उसको रैपिड एक्शन फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। लालू को पूरे बिहार से सपोर्ट मिल रहा था और जो ऑफिसर्स थे उनको भी डर था। इसलिए सीबीआई टीम को जो लीड कर रहे थे यूएन बिस्वास, वो 30 जुलाई की मॉर्निंग को ही आर्मी तक बुलाने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं। लेकिन इसकी जरूरत आगे पड़ती नहीं है। 30 जुलाई 1997 को लालू सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के सामने सरेंडर कर देते हैं और चारा घोटाले के केस में लालू यादव को जेल जाना पड़ता है। कितनी देर, पूरी जिंदगी होना चाहिए था, निकल के कैसे आ गया? वहां पे भी मौज कर रहा होगा जेल के अंदर। पैसे तो बना लिया उसने, पर पावर लालू यादव के हाथ में। पैसे का क्या हुआ? टाइम पे ये चीज ऑपोजिशन ने भी सामने कर दी थी कि लालू यादव को नॉर्मल जेल की जगह पटना वेटरिनरी कॉलेज के पास बिहार मिलिट्री पुलिस के लग्जूरियस और एयर कंडीशन गेस्ट हाउस में जेल बोल के रखा गया है। अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आगे चल के फटकार लगती है तो उसके बाद इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहां पे भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी तबीयत खराब थी, यानी कि हेल्थ ग्राउंड पे हो जाती है। ऑफ मेडिकल साइंस RIMS में, जो कि रांची के अंदर है, इसके एक स्पेशल वार्ड में रहते थे और अपनी पॉलिटिक्स को यहीं से चलाते थे। और ये जो चीज थी ये सामने आई हॉस्पिटल के रजिस्टर से, क्योंकि जब ये नॉर्मल जेल में 5 महीने तक रहे थे तब सिर्फ 9 लोग मिलने आए थे और वो भी उनके घर से थे। लेकिन जब ये हॉस्पिटल में थे 8 महीने के लिए तो 110 लोग मिलने आए थे और रजिस्टर में जब नाम चेक किए गए तो इसमें जो लोग आ रहे थे पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब इसके बाद सीबीआई बैक टू बैक इंक्वायरी खत्म करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और फिर उसमें पता चलता है कि आखिर ये घोटाला किया कैसे जा रहा था। अरे कितना था टोटल, बताता हूँ कि पूरा पैसा कैसे वसूल किया। मैं तो ये कह रही हूँ कि एंड में जो पैसा बंदा खाया वो पैसा वसूल किया कि नहीं किया? फायदा क्या हुआ अगर पैसा वसूल ही नहीं हुआ? बंदा जेल से भी निकल आया पर पैसा जो करोड़ों खाया हुआ था कहाँ है? और बाकी सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उनका क्या हुआ? उनसे पैसे निकलवाए कि नहीं? जब तक पैसे नहीं निकलवाए होता है कि पैसा सारा रिवर्स वापस आए और फाइन के साथ आए। और अगर यही नहीं किया तो फिर क्या लॉ एंड ऑर्डर और क्या पैसा शुड कम बैक। कोई पनिशमेंट ही नहीं है। बंदा पैसा खा के बैठ गया और सब हो गया, जिसका खाया, जिसका लोगों का खा के बैठा, बिहार को कंगला कर दिया, उसको तो कोई फर्क नहीं, वो तो वापस आ गया। वो बिहार के लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपने ऐसे बंदे को लीडर बनाया, तभी तो कहते हैं आपको खोखला कर दिया जस्ट बिकॉज जाति पातियों के चक्कर में। जातियों में बैठे थे, बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, मैं बैकवर्ड हूँ, दे दो। वो बंदा इतना वो अनपढ़ गवार को बना के बिठा दिया जिसमें अक्ल नहीं, उसकी बातों से पता चल जाता है। जो थे उन्हीं की गलती थी कि ऐसा लीडर लेके आया जिसने उन्हीं को लोगों को ही और गरीब बनाया। मुझे अभी तक याद है बचपन में जब मैंने इसकी कभी टीवी में सुनती थी, मैं सोचती थी मैं छोटी सी, मतलब अगर मैं एक छोटा सा बच्चा जब है यंग सा, वो देख के बोलता है कि क्या आदमी है ये, कैसे कोई लीडर बना हुआ है या कुछ इतना इंपॉर्टेंस उसको मिल रही है कि न्यूज में आके इसके पीछे आ रहा है। तो सोचो कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में कितनी अनपढ़ जनता है जो उसको वोट दे रही है। अगर मैं उस एज में सोच रही हूँ कि ये पागल आदमी है, ये तो क्या बेवकूफ आदमी बना हुआ है, तो फिर लोग जो दे रहे हैं उनकी IQ लेवल या उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल कितनी लो हो सकती है। और वो देखो उस बंदे ने कितना घोटाला किया और अभी भी ही इज देयर। ऐसे का तो पूरे फैमिली का पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई होना ही नहीं चाहिए था। ही शुड बी ऑन द रोड्स।
पर यहाँ पे तो उसके सारे, उसका खानदान क्या, उसका खाली बेटा ही क्या, उसकी बीवी का भाई तक बना हुआ है। कमाल है यार, दिस इज जस्ट शॉकिंग। देखिए यही है कि जो पॉलिटिशियन था उसका पैसा जो है वो तो उसके पास है ना, वाह, पैसा ही नहीं लिया। पॉलिटिशियन क्योंकि इतना अमीर हो चुका है, आप उसको नहीं कर सकते कुछ, कमाल ही है। पावरफुल इंसान है। इतना पैसा अभी भी जितना पैसा लिया होगा अगर रिकवर नहीं किया गया, देन लालू इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। सोचो, कपड़े पहन के अगर पैसा आप उसे ले नहीं पाए तो उतना घोटाले का पैसा तो ये है। और ये भी तो देखो कि बंदे की कपड़े और वो सब से कोई जज ही नहीं कर पाए कि इतने करोड़ों लेके बैठा हुआ है। और लोगों ने केजरीवाल का भी तो वही है। लालू की जब कोई डॉटर की शादी हुई तो बड़े पैसा करा था, तो बहुत खर्चा किया था, और उसने बल्कि गाड़ियां बहुत सारे बच्चे जो है यूएस में पड़े हुए हैं, बहुत कुछ है तो नहीं। और गाड़ियां भी लोगों की मतलब गुंडों से करवा करू के सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां उठवा ली थी शोरूमों से। ये भी तो सुनने मतलब आप ये कह सकते हैं कि ही हैज लॉट ऑफ मनी एंड ही हैज लॉट ऑफ पावर। मैं तो ये सोचता हूं और देश लोग जो थे वो भोले थे कि उन्होंने ऐसा लीडर बोले चूज थे, किया, नहीं बोले हैं, अभी भी हैं। स्टेट का बुरा हाल हुआ, बहुत ही बुरा। मैं तो देख रही हूँ कि कैसे लोग बन जाते थे पावरफुल पोस्ट के ऊपर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।